हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुरो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम। आज लाहौर में एक पसंद की शादी करने वाली एक 17 साला बच्ची जीनत को उसकी अपनी माँ ने जलाकर मार डाला, सिर्फ इस बात पर कि उसने क्यों पसंद की शादी की। और शादी करके ज़ाहिर है वो चली गई थी 29 मई को घर से, और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे बुलाया। ये मस्त इकबाल रोड की रिहायशी है, थाना फैक्ट्री एरिया है लाहौर का। और जब वो घर आई तो उसके जो शौहर ने उसको मना भी किया कि तुम मत जाओ, मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद वो मुझे मार डालेंगे, तुम जो है ना अपने घर वालों को समझाओ। और शौहर ने अपने घर वालों से बात की। घर वालों ने कहा कि शायद वो उसके घर वाले इसको बुला रहे हैं, इज़्ज़त तरीके से रुखसती करेंगे और वो वापस आकर हंसी खुशी रहने लगेगी। मगर उसकी वालदा ने उसको ज़िंदा जलाकर मार डाला। ये तीसरा वाक़या है गुज़िश्ता एक महीने में। पहले हमने एबटाबाद में के गांव में ये चीज़ देखी, उसके बाद मरी में मारिया नामी बच्ची को, और ये जीनत तीसरा। तीनों में जो है बच्चियों को जलाया गया और गैरत के नाम पर कत्ल, पता नहीं एक तो गैरत के नाम पर इसको क्यों कहते हैं। और आज के केस में तो शायद ममता से बड़ी मैंने तो सारी ज़िंदगी में सुना था कि कोई चीज़ नहीं होती, मगर आज शायद ममता भी गैरत के सामने हार गई, जिसे गैरत के नाम पर कत्ल कहा ये तो आपने बात की ना कि 3 केसेस होंगे, तो ये हम क्लियर कर दें कि सिर्फ 3 केसेस हैं जिसमें किसी खातून को जलाकर मारा गया। ठीक है, टोटल अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जनवरी 1 जनवरी से लेके आज तक, ठीक है, मतलब कितने 6 माह से कम, तो कुल 216 केसेस गैरत के नाम पे कत्ल की। विक्टिम्स में से 212 खवातीन और 50 मर्द। अब अगर आगे इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, ठीक है, तो इन 212 खवातीन में से 178 हाउस वाइफ्स थी। ठीक है, ये मैं विक्टिम्स की बात कर रहा हूँ। अब आप बात करें सस्पेक्ट्स की, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 48 केसेस में सस्पेक्ट्स खामन या एक्स हस्बैंड्स थे। उसके बाद भाई बहन 43, फिर वालदैन 30, ठीक है, उसके बाद फिर जानने वाले, और फिर 23 अदर रिलेटिव्स। ये इसका ब्रेक। इस केस में भी जीनत का एक भाई इस वक्त मफरूर है, जिसको पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस का ख्याल ये है कि जीनत को स्ट्रेंगुलेट किया गया, यानी उसको गला घोटा गया, उसके बाद उस पर तेल छिड़क कर आग लगाई गई। माँ ने ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया है। वसत, आपके पास मज़ीद इसकी डिटेल्स हैं? वो जो मैं शॉर्ट सुन रहा था माँ का, जिस जहालत के एतमाद के साथ वो बोल रही थी कि मैंने सही किया, हाँ, और जो यकीन था उसे, शॉर्ट है हमारे पास, बिल्कुल है, वो है। उसका जो है रीडिंग, उसके जो चेहरे के तासुरात हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम है। देखिए जनाब, मैं कल ही ने मारिया, माचिस भी ले, माचिस उन्हें मेरे को पार लेगी, छोड़ दी थी थल्ले माचिस, तेल में पाता माचिस दुपट्टे ने खिंच दी पौड़ी ने, मैं पैर माचिस पई थल में फर्श ना पा ली माचिस। जो तो यहाँ मापिया दी इस तरह छाट जाना ला के, तो उन्होंने फिर नहीं रखी था। मैनू नहीं अफसोस, मासा नहीं अफसोस, मैंने कहा अफसोस, मैं सिर्फ बुला ताड़ी। लुभे लुभाव ये है कि हाँ, मैंने माचिस से उसे जलाया। माचिस उसने रेजिस्टेंस के दौरान नीचे फेंक दी, और मैंने पैरों से जो है वो अल्लाह जाने कैसे माचिस जलाई होगी, पेट्रोल छिड़का। और फिर वो कह रही है कि मैं किस बात पे मुझे दुख हो, किस बात पे अफसोस हो, कोई भी होता यही करता, और अच्छा हुआ बला टली, जान छूट गई। ये कन्विक्शन देखें। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आप कभी भी कोई की भी क्लिप सुने, हाँ, 90% जो भी माँ हो, बाप हो, भाई हो, मामू हो, इसी तरह के जज्बात का इजहार किया जाता है। वो शर्मीन उबैद चनोई की डॉक्यूमेंट्री में भी जिस लड़की के वालिद ने उसको कत्ल करने की कोशिश की, वो तो चलो बच गई अल्लाह के करम से। वो भी ये है कि जी बिल्कुल मैं फख्र नाल कहना मैं कत्ल मैं मारे, हाँ, तो मेरी मतलब इज्जत है। उसने ऐसा क्यों किया, मतलब गलती तो जाहिर है उसकी है ना, उसने क्यों बेइज्जती। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये नहीं है कि माँ जो है वो डटी हुई है या बाप कत्ल के बाद डर जाता है। जाहिर है कातिल के पास भी जस्टिस तो होती है। ये जो माइंडसेट है शहरों से लेके और देहातों तक,
एक माइंड सेट ये मौजूद है। अब इसको हिलाया कैसे जाए, ये तो पत्थर पे लकीर है। आपने लॉज वॉज बना लें, सब लॉज गए भाड़ में। ये कत्ल जो हैं उसके बावजूद हो रहे हैं और होते रहेंगे। इस माइंड सेट को हिलाया कैसे जाए। आप कह रहे हैं जी एजुकेशन और अवेयरनेस और फलाना ये वो, मैं चंद साल पहले तक तो मैं भी इसके हक में था कि यार ये प्रोसेस है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह का ये जमा हुआ है सिलसिला, ये किसी झटके के बगैर हिल सकता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल तो कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। हाँ। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको 3rd डिग्री मर्डर करार देते हुए, मैं नहीं कह रहा लेकिन इस तरह के केसेस में मजबूरन कह रहा हूं कि इनको क्रेनों से लटकाया जाए। हम उसके जो जीनत कत्ल हुई है उसके शौहर की भी उसने भी मीडिया से बात की, वो भी एक दफ़ा सुन लीजिए ज़रा। 3 और 4 तारीख को मेरे ख्याल से आए उसके घर वाले, ठीक है। उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, ठीक है जो हो गया ठीक है, हमारी इज़्ज़त का मसला। लोग हमें पूछते लड़की किधर गई है, हमने बोला वो गांव गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला लड़की भेज दो, हम इस बात की, उसके अंकल ने भी बोला कि इस बात की हम गारंटी देते हैं, मेरी गारंटी पे भेज दो लड़की, मैं आपको लड़की को कुछ नहीं होगा। शौहर ने इस गारंटी पे भेजा कि उसके जिससे उसने शादी की उसके वालिदैन ने उसे गारंटी दी कि हम इसे इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जाएंगे। तो इसके बाद तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें भी एंड में माफ़ी होगी, मैं भी ये गारंटी दे देता हूँ, ठीक है। अब ये पता है बहुत लोग हमेशा ही कंप्लेंट करते हैं कि जी फिर इन तरह के टॉपिक्स को इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेता है और आपका मुल्क जलील होता है, डॉक्यूमेंट्री हमारे बात और ये बहुत बुरी बात है। और देखें एंड टू एन एक्सटेंट इस बात में कुछ सच भी है, क्योंकि जाहिर है वेस्टर्न मीडिया का एक एंगल होता है, वो दे विल टेक अ नेगेटिव स्टोरी और उसको वो फैलाएंगे, करेंगे। लेकिन मेरी जान शायद यही करना ज़रूरी है ताकि कम से कम, अगर हमारे प्रेशर से तो कुछ नहीं होना ना यार, हाँ, बाहर से अगर प्रेशर आए, हाँ, कोई इंटरनेशनल एनजीओ आपको कंडेम करे, कोई फॉरेन पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात हो, तो फिर हो सकता है कि जलील हो गए, कोई काम सब भी हो चुका है, सब कुछ ही हो चुका है ना। अब हम क्या हमारी बातें ही दोहरा सकते हैं यहाँ पे। हमारे रहनुमाओं के बयानात सुने आप जरा। ये बजट की वजह से फेडरेशन टूट जाएगी, कोई कह रहा है कि जनाब मुल्क की सलामती पे आँच नहीं आने देंगे, आइंदा ड्रोन मार के दिखा दें। जो आपका माशरा अंदर से टूट रहा है उसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं है, सबको जो है सब सुकून है। ये तो हो सकते कीड़े मकोड़े अवाम उनके अंदर ये हो रहा है तो अच्छा है, खुद 2-4 लोग ऐसे मर जाएंगे तो खुद ब खुद कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये तो बेहिसी जो है टोटल माशरे में फैल चुकी है ना। अगेन बॉटम लाइन यही है, डू नॉट पार्डन देम। ये जो माफी वाली जो रस्म है ना यार, अच्छा ये हम किससे कह रहे हैं कि डू नॉट पार्डन यार, हम तो यही कह सकते हैं ये किससे, अगर मौलाना शिरानी से ये मौलाना शिरानी से कह रहे हैं, हम जज साहब से कह रहे हैं, हम ये हम पार्लियामेंट को कह, मैं तो कम से कम पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जिससे उठा करके रद्दी में बिल्कुल उसी पार्लियामेंट में वही पार्लियामेंट जहाँ पे कोई काम के बिल भी पास हुए। सर देखिए हम सर इसी पार्लियामेंट में वो लोग भी बैठे हुए जो जिरगों में लड़कियां देते हैं, बैठने दो, बैठे रहेंगे, वो भी नहीं है, ये वही और लोग भी हैं यार, शरीर रहमान भी हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने इन कामों पे उनको चुप करा दिया जाता है कि गैर मजहबी बात है। बोलो, ये वही सूबा है, ये वही सूबा है जहां पर अब से 1 माह कबल जो है 1.5 माह कबल औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ का बिल पास होता है, कहा जाता है कि जो तशद्दुद करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उसमें अभी तक क्या रद्द अमल हुई है भाई? उसमें मैं उसको ज़ाहिर फॉलो कर रहा हूं, मुल्तान में जो है फॉलो करके कल बताएं एग्जैक्टली मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और कोई हमारे पास हल है नहीं यार, लेकिन हल है ना यार, कोई तो खड़ा होगा ना यार, कोई तो लीडर उठ के कहेगा कि भाई ये जो फरसूदा रिवायात हैं ये क्या हमारा दीन इजाजत देता है, क्या हमारा कोई किसी क्या हमारा आईन कानून, हम सबको पता है कोई इजाजत नहीं देता। आई थिंक कि जब तक एक सस्टेन्ड पब्लिक कैंपेन नहीं होगी तो ये उनके नोटिस में नहीं है। कौन करेगा वो कैंपेन? सर आपको, हम जैसे लोगों को करनी होगी, अवाम को करनी होगी, और कौन करेगा? अवाम कैसे करेंगे? अवाम कैसे करेगा? यू राइट लेटर्स, यू कैंपेन, आप इसको सोशल राइट लेटर्स टू हुम? यू राइट लेटर्स टू द पार्लियामेंटेरियंस। और किसको यार? मौलाना शिरानी को तो नहीं लिखेंगे ना। सर देखिए, अगर हमने तय कर लिया है कि कुछ नहीं होना तो फिर क्या फायदा, हम इसको डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ कराना है तो यही तरीका है, जितना नाकिस है
जितना ये बैकवर्ड्स है, जितनी आपको इसमें फ्रस्ट्रेशन फेस होगी, और कोई तरीका भी नहीं है। या तो फिर अपने विजिलेंटी ग्रुप बनाओ और इस तरह के लोगों को खुद अपने हाथों से जाके कत्ल करो, और क्या सोल्यूशन है आप बताएं। सर आपके पास कुछ है? ये कैश 22 सिचुएशन है। जिस तरह की चीज़ें गुथी हुई हैं, मतलब ठीक है हमने अपना गुस्सा निकाल लिया, आगे भी लड़कियां चलेंगी, आगे भी हम इसी तरह यही बातें करेंगे। एक महीने में हम तीसरी दफा ये बात कर रहे हैं ना। और ये तो सिर्फ 30 है ना सर, 216 तो दिल उड़ता है, दिल दुखता है, तो क्या तो बस यही कर करेंगे सकते हैं। मतलब एंड में ये है कि शिकस्तगी ने ये दी गवाही, बजा है अपनी ये कचकुलाही, सुनो कि अपना कोई नहीं है, हम अपने साए में पल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑनर किलिंग, जो लेटेस्ट वाक़या आज लाहौर में हुआ है, और बात ये हुई थी यार जो गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है और बेगाना कत्ल है, बेगैरती के नाम पर कत्ल कह ले। पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रहा, तो पार्लियामेंट क्या कर रहा है? जो जहनियत पार्लियामेंट के अंदर पल रही है, हमने बताया कि किस तरह गैरत के नाम पर कत्ल में जो नॉन कंपाउंडेबल उसको ऑफेंस बनाने के लिए और जो विद इन फैमिली राजी नामे ख़त्म करने के लिए जो बिल आया था, वो जॉइंट पार्लियामेंट ने खामोशी से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो मेंटालिटी चल क्या रही है? आज हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के रुकन असम्बली जो हैं शीरी मज़ारी, उनके बारे में कुछ लफ्ज़ कहे जिनको बाद में एक्सपंज कर दिया गया स्पीकर की तरफ से। लेकिन भला हो मीडिया का, भला हो या बुरा हो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि एक्सपंज होने वाले वर्ड्स अपेरेंटली तो नहीं चलते, लेकिन वो हर जगह नहीं चलते। मैंने असेंबली से भी पता कर लिया, अगेंस्ट रूल्स है और एथिकली भी यू आर नॉट बाउंड, क्योंकि वो रिकॉर्ड से भी असेंबली के गायब हो जाते हैं, वो कर ले। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हो तो आप उनको नहीं आप दोहरा भी नहीं सकते। तो वो जो है बहरहाल वो उनकी हेडलाइनें बन गई और फिर बहस होनी शुरू हो गई कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उसकी कॉनोटेशन क्या है। तो भाई ये हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। कहा फिर जाहिर है एक पार्टी दूसरी को कह रही है, नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये धरने में जो ये वो चीजें आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, किसी ने कहा कि नहीं जी इमरान खान ने कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बात नहीं की, किसी और ने कहा कि वो पार्लियामेंट में। तो जब आपका मिनिस्टर जो है वो खवातीन के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, हो सकता है कि पिछले रोज की कोई फ्रस्ट्रेशन हो जो वो निकाल रहे हो। सही बात है। मेरे ख्याल में अगर GHQ में भी वो ये लैंग्वेज यूज कर लेते तो उन्हें थोड़ा सा पता लग जाता। कल की बात कर रहे हैं, कल तो वो एतजाज हसन ने ठीक कहा, वो बच्चों की तरह बैठे हुए थे, यस सर जी सर। तो वजीर दिफा तो हमेशा कहा जाता है कि सबसे जो बिल्कुल डोसाइल किस्म का वजीर होता है वो वजीर दिफा ही होता है, क्योंकि उसे तो कुछ करना होता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलती है बिल्कुल। लेकिन आकर के यार मतलब ये कोई तरीका है कि आप अच्छा, और मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। इसलिए कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी शानदार रिवायत में, आप कहें तो मैं कुछ झलकियाँ उसकी बता दूं। मसलन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कह रहे थे भारतीय एजेंट, ठीक है। और अच्छा गद्दारी तो उस जमाने में हर सोहरवर्दी गद्दार है, गफ्फार खां और GM सैयद सदा के गद्दार थे, मुजीबुर रहमान गद्दार थे। भुट्टो साहब ने अवामी शलवार कमीज़ को और अवामी ज़बान को रिवाज दिया। अब वो एक उनका बड़ा मशहूर वाक़या है कि जी वो ट्रेन से आ रहे थे तो ड्रिग रोड के स्टेशन पे जो है मजमे से ख़िताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साथ वाले डिब्बे में एक चूहा भी सफ़र कर रहा है और लोग जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि उनका इशारा जो था वो मियां मुमताज़ दौलताना की तरफ था, जो उनके सियासी मुखालिफ थे। दौलताना साहब जो हैं वो खामोशी से वहाँ से ड्रिग रोड स्टेशन से ही निकल गए ट्रेन से उतर के। खान अब्दुल क़य्यूम खान जब तक उनके वज़ीर दाखिला नहीं बने थे भुट्टो साहब के, तो डबल बैरल खान, आगे भी खान पीछे भी खान, इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज। मौलाना विस्की, वो तो उनके खैर वज़ीर इत्तलात थे ही मरहूम कौसर नियाज़ी साहब। खुद PNA की जो मूवमेंट चली उसमें भुट्टो साहब के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल हुई, गंजे के सर पे हल चलेगा, ये काम नारा होता था PNA की मूवमेंट में। असगर खान जैसा शरीफ आदमी वो कह रहा है जी कोहाला के पुल से हम गंजे को लटकाएंगे। ज़ियाउल हक जो हैं वो चादर चार दीवारी के ठेकेदार थे, लेकिन क्या फरमाते हैं कि सियासतदान मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आएंगे, इस तरह की ज़बान। मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी काजी हुसैन अहमद नफसियाती मरीज़ है, उसके बारे में क्या बात की जाए।
औरतें बैरून मुल्क इसलिए रेप करवाती हैं कि बैरून मुल्क उन्हें जो है पनाह मिल सके। इमरान खान नवाज शरीफ के गले में रस्सा डाल के खींचेंगे इस प्राइम मिनिस्टर हाउस। शहबाज शरीफ ने ये बात, शहबाज शरीफ कह रहा है कि जी जरदारी का पेट फाड़ के जो है स्विस दौलत जो है वो वापस लाएंगे। मौलाना डीजल इसमें वो मेरा ख्याल सैंडविच, वो मौलाना सैंडविच। अच्छा, वसीम अख्तर साहब जो है MKM के, वो कह रहे हैं जी पंजाबी औरतें जो है उनका तो काम ये होता है ब्ला 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 ब्ला। शेख रशीद साहब जो हैं मुत्तहदा के सरबराह ने भी शरीन मज़ारी, अरे वो तो है ही, वो तो है ही। शेख रशीद जो है अपने जोनाथन केस जो था, शिप जो डिटेन किया था बेनज़ीर को उनकी पहली हुकूमत में, उसमें इतनी डेरोगेटरी ज़बान वज़ीर आज़म के बारे में कि मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता। और बिल्लो रानी, बिलावल के बारे में जो उनके कमेंट है। अच्छा, ये जो है ये दूध के धुले हुए नईमुल हक साहब जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात, इन्होंने आज ख्वाजा आसिफ के बयान पे क्या तबसरा किया। फरमा रहे ख्वाजा आसिफ को उनकी फौजगोई और बदतमीजी पे उल्टा लटका के 25 जूते सुबह और 25 शाम को मारने चाहिए। अब ये रिस्पॉन्स, उसका ये रिस्पॉन्स है, नहीं मुल्क है ना नहीं, लेकिन पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ठीक है कि वो हाजी साहब नहीं है, लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ये मामला मेरा ख्याल है कि इसको इतना ज़्यादा सर नहीं, मैं आपको बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता यही होगा ना, हम एक दूसरे को काटने के ऊपर और वो सारे अब लगे हुए ना कि एक दूसरे को जलील कर दो और टेम्परेचर्स को उतना ले जाओ ऊपर के जो है ना बिल्कुल एक केओटिक सिचुएशन हो जाए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम पार्लियामेंट में ना हो। और ये बेसिकली तो हर कोई ये चाह रहा है ना, अब सबका ख्याल है कि भाई 2018 पे नज़र है, कोई अगर लोगों का बेनिफिट अगर किसी ने करना भी था तो मैंने तो नहीं देखा पिछले साल में या कोई ऐसा बिल आया हो, कोई ऐसा सिर्फ एक ये जो आया था। अगेन टू सपोर्ट योर पॉइंट, हाँ बिल ड्राफ्ट करना यार बड़ा मेहनत का काम है। हाँ मतलब उसके लिए पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर और दानिशवरों को कंसल्ट करना पड़ता है, लीगल एक्सपर्ट्स को, फिर वो पार्लियामेंट्री लॉ कमीशन इसके पास कमेटी वापस भी आता है, उसको दोबारा उसमें तरदीद करनी पड़ती है। इस तरह की बात करके सस्ती शोहरत हासिल करना तो बड़ा आसान काम है। लेकिन हम 3 साल से एक ही चक्कर, हम एक पेज पे हैं, नहीं है एक पेज पे, ये पेज छोड़ दो, किताब को ही जला के फेंक दो, पेज को छोड़ दो यार। देखो ये भी रिवायत है, ये भी रिवायत है, बिल्कुल इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना एक रिवायत है, बिल्कुल जिस तरह खैरत के नाम करना भी एक रिवायत है, बट समटाइम्स यू हैव टू से इनफ इज इनफ। इंतहाई मुख्तसर एक बात बता दूं, इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क के साए में एक बेंच पे मैं बैठा हुआ था, एक तुर्किश बड़े मियाँ जो है मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं 4 दिन से इस्तांबुल में घूम रहा हूँ यार, मैंने किसी को लड़ते नहीं देखा, किसी को गालम गलोच करते नहीं देखा, 80 लाख लोग हैं, ये क्या इनके कुछ नहीं है। तो कहने लगे नहीं हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हम गुस्सा जो छोटी छोटी बातों पे ज़ाया नहीं करते। और दूसरी बात ये, कहने लगे तुम कहाँ के हो, मैंने कहा पाकिस्तान के। कहने लगे इंडिया के, मैंने कहा हाँ जी इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया जो था। कहने लगे यार एक बात मेरी समझ में आती है, गुलामों को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा एक एक छोटी छोटी बात पे, और वो अपना गुस्सा आकाओं पे तो निकाल नहीं सकते, तो आपस में ही निकालते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ। मुझे हैरत हुई वैसे कि तुर्की में तो पाकिस्तान का नाम नहीं पहचाना, तुर्की में मैं तो गया था तो पाकिस्तान नहीं वो कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, ताज़ा रिटायर हुआ था उसका, लेकिन उसने क्या बात की गई, नो डाउट जी गुलाम जो हैं वो अपना गुस्सा आपस में निकालते हैं, कोई ताकतवर उसके सामने तो जी जनाब हाजिर जनाब। सही बात है, बिल्कुल समझ तो ऊपर से नीचे तक यही है आपका भाई। ठीक, फिलहाल लेते हैं ब्रेक, न्यूज़ अपडेट्स की जानिब और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, और आप नजर डालते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर, जहां अब लग रहा है कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का ही मुकाबला होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जो मेरा ख्याल है अक्टूबर में होंगे शायद। नहीं भैया, अल्लाह के वास्ते नवंबर में, फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, सॉरी सर मतलब यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गुस्ताखी करती है। पॉइंट इज ज़्यादा ध्यान हिलरी की तरफ है बजाय इलेक्शंस की जानिब। हाँ ये भी है, आई एम सॉरी। अब जैसे आपको पता है हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच में काफ़ी कंपटीशन चल रही थी, रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन तो ट्रंप सर को मिल गई है। अब कैलिफोर्निया में हिलरी क्लिंटन ने प्राइमरी जीत ली है, बर्नी सैंडर्स हार नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम एंड तक चलेंगे, और अभी अगले माह 27 और 28 जुलाई को फाइनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होगी जिसमें ऑफिशियल डिसीजन दी जाएगी। लेकिन सबका कहना है कि भाई अब हिलरी की लीड बहुत ज़्यादा, सबका कहना है कि हिलरी हमारी बहना है, मतलब ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है अमेरिका में द बिगेस्ट थिंग इज कि ओ माय गॉड
फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, क्योंकि ये शायद दुनिया में तो ऐसा शाह कभी महमूद कुरैशी भी उनकी कैंपेन में हिस्सा लेने जाएंगे। हाँ शाह महमूद कुरैशी भी उनकी कैंपेन में हिस्सा लेने जाएंगे। हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये बन रही है कि बर्नी सैंडर्स हार नहीं मान रहे, तो बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि यार जब तक अगर अभी आप कंसीड कर जाओ कि यार मैं हार गया हूँ और मैं हिलरी को सपोर्ट करूंगा, नहीं तो डेमोक्रेटिक पार्टी तकसीम होती जाएगी, और अगर तकसीम होती गई तो फिर आप ट्रंप का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। क्योंकि बर्नी सैंडर्स के कुछ सपोर्टर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ मुझे कुछ थोड़ी सी लिंक नजर आती है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, या तो बर्नी को हम वोट देंगे, हिलरी को हमने वोट देना ही नहीं है। अगर ये मेंटालिटी चलती रही तो ट्रंप का वोट तो अब तकरीबन यूनाइट ही हो गया है, तो अब देखते हैं आगे क्या होना है। अच्छा, फिलीपीन में कोराजन अकीनो ग्लोरिया आरायो 10 साल सदर रही है। मेघावती सुकार्नो पुत्री इंडोनेशिया में 4 साल सदर रही हैं। ताइवान में इस वक्त 20 मई को त्राई जंग पहली खातून सदर जो है वो बनी है। जनूबी कोरिया में पार्क गेन हाई 2013 से सदर हैं। उसके बाद लैटिन अमेरिका में पूरी लिस्ट है। इजाबेल पेरोन, द ग्रेट पेरोन की बेवा, वो 74-76 में 2 साल के लिए सदर बनी। फिर चिली में इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो खातून है। ब्राज़ील में डेल्मा यूसुफ हटाया गया है, पिछले 5 साल से सदर है। गियाना में सदर हैं। निकारागुआ में 80 की दहाई में जो है वायलेट शमोरा वो सदर बन गई थी। तो नो बिग डील। यूरोप जो है सबसे मुझे पीछे लग रहा है। मसलन आयरलैंड का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है कि मैरी रॉबिन्सन तकरीबन 7-8 साल प्रेसिडेंट रही। इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट हैं मैरी मैकलीज, वो भी पिछले 10 साल से हैं। फिनलैंड में तोर्जा हेलनर 12 साल से सदर रहीं। लैटविया में वेरी बर्गा हैं, और कोसोवो की जो सदर हैं वो 5 साल से हैं। 14 साल क्रोशिया की सदर जो हैं वो खातून हैं। अफ्रीका में लाइबेरिया की जो सदर हैं फ्लैन सिरलीफ 2006 से सदर हैं। तो दिस इज़ नो बिग डील फॉर थर्ड वर्ल्ड। सर देयर इज नो वर्ल्ड आउटसाइड अमेरिका ना यार। एक तो आप ये चीज बार बार भूल जाते हैं ना, अमेरिकनों के लिए तो वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन पे दुनिया लेकिन क्यों नहीं बन सकी, मतलब पहले यार देखिए देयर इज डीप रूटेड सेक्सिज्म अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा से, क्योंकि जब ओबामा आए थे तो जाहिर है ही वाज द फर्स्ट कलर्ड प्रेसिडेंट, वो कहा जा रहा था कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। इससे भी ना वाइस प्रेसिडेंट थी जेरल्डीन फेरेरो कैंडिडेट, वो एक अलग बात है। देखिए इस तरह तो सारा पैलिन भी थी, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो सेकंड फिडल थी। अब यार जो अब कुछ मेरे अमेरिकन दोस्तों से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं यार देखिए आप इंदिरा गांधी और बेनजीर के साथ इसको ना कंपेयर करें, क्योंकि आखिरकार वो एक पॉलिटिकल डिनेस्टी की एयर थी। तो मैंने कहा यार इसका नाम ही हिलरी क्लिंटन है शायद, और ये भी शायद एक अमेरिका की पॉलिटिकल डिनेस्टी भी है, वो अपनी जगह। पॉइंट बीइंग कि बिल्कुल आपको याद होगा कि हमारे जब जनरल इलेक्शंस हुई थी तो एक चैनल ने डिक्लेयर कर दिया था, तो अब तक उनके ऊपर वही धांधली का इल्जाम लगा है। आप ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी कैंडिडेट बन सकता है? नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर बन गया तो फिर तो ट्रंप साहब जो है वो। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो पोल्स हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में हर हफ्ते एक पोल हो रहा होता है, पॉलिटिकल पोल, उसमें अगर आप ये सवाल पूछें कि अगर हिलरी और ट्रंप की डायरेक्ट इलेक्शन होती है तो कौन जीतेगा, किसी पोल में हिलरी 10 पॉइंट आ गया, किसी में 4 है और किसी में बिल्कुल। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ यार। अभी तो सर काम जो मजेदार काम होगा ना वो इसके बाद होगा। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। और जितनी हमने पिछले 2 सेगमेंट्स में गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान में क्या बुराइयां हैं, किस तरीके से हम उनसे नबरद आज़मा हो सकते हैं, तो आपको एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाते हैं जिसे सुनकर और देखकर हमारी तरह आपके दिल में भी उम्मीद की शमा रोशन हो जाए। हमारे साथ रहिएगा, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। बार बार याद दिलाया जाता है बैरून मुल्क और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। अरसा हयात तंग है मसीहियों पे, सिख इनसिक्योर हैं, जबरी शादियों का शिकार हैं हिंदू, आइली क़वानीन नाकाफ़ी हैं, जो भी आप कमी कह सकते हैं वो सब मौजूद है। लेकिन इसी माशरे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध उम्मीद का शोला रोशन होता है, जिसे देख के हम कहते हैं कि नहीं, अंधेरा नहीं है, एक ना एक दिन ये शोला मज़ीद रोशनी का सबब बनेगा। ये कहानी है तहसील समंदरी फैसलाबाद गोजरा के नज़दीक एक गांव डोगरान की। डोगरान
गोजरा से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2009 में इसी गोजरा में ज़बरदस्त किस्म के फसादात हुए थे, जिसमें जो मसीही हैं उनके चर्च नज़र आतिश हुए थे, उनके घर नज़र आतिश हुए थे, 10 लोग हलाक भी हुए थे। उसके बाद फिर लाहौर में जोसेफ कॉलोनी वगैरह का वाक़या था, वो सब था। लेकिन डोगरान में क्या हो रहा है? डोगरान में अक्सरियत मुसलमानों की है, 8 मसीही ख़ानदान भी रहते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत है तो ज़ाहिर मस्जिद भी है, 5 वक्ता नमाज भी होती है। एक दिन अचानक ख़्याल आया वहाँ के मुसलमानों को कि यार ये जो 8 घराने हैं ये भी तो इस गांव में हमेशा से रह रहे हैं, इनका चर्च क्यों नहीं है? ये बेचारे अपने घरों में इबादत करने पे या बाहर जाके किसी और जगह, किसी और कस्बे के चर्च में इबादत करने पे जो मजबूर हैं, तो क्यों ना ये चर्च इनके यहाँ बना दिया जाए। तो अब वहाँ हुआ ये कि मुसलमानों ने और मसीहियों ने आपस में मिलके कुछ मीटिंग की, कोई 50,000 के लगभग चंदा जमा हुआ, किसी साहब ने ज़मीन दे दी। और अब होता ये है कि नमाज़ पढ़ के मुसलमान उस मस्जिद से निकलते हैं और रज़ाकाराना तौर पे चर्च की दीवारें, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई मज़दूर बना हुआ है, कोई ईंटें उठा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ ही अरसे में ये चर्च खड़ा कर देंगे ताकि ये मसीही फैमिली जो है अपने हिसाब से इबादत तो कर सके। अच्छा, मैं दिखाता हूँ अभी, क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बेहतर है। उसमें अच्छी बात यह है कि डोगरान गांव की कि जैसे होता है ना रिवायती तौर पे कि जी मसीही मोहल्ला अलग है और मुसलमान अलग रहते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पे। सिस्टम दीवार से दीवार मिली हुई है, ये मसीही फैमिली, ये मुसलमान है, जो कि एक अनयूजुअल बात आजकल समझी जाती है, पहले नहीं समझी जाती थी। तो BBC की रिपोर्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड, सबा एतजाज़, वो इस तरह की कहानियाँ है ना। तो वो गई डोगरान गाँव में और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट मुरतब की। हम मिन्नो अन चलाने पे मजबूर है, ऐसी रिपोर्ट है ये। चलाइए जनाब। इजाज के गांव में मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ के लोग मजहब के फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद दोस्ती का फ़र्ज निभाते हैं। गांव की मसीही बरादरी के लिए पहला गिरजाघर तामीर किया जा रहा है। इजाज और गांव के बाकी मुसलमानों ने इसके लिए रकम जमा की और अब मुसलमान और क्रिश्चियन कंधे से कंधा मिलाकर इसकी तामीर का बोझ बांट रहे हैं। गोजरा के वाक़यात के बाद हमने ना यहाँ पर कम्युनिटी फिर इकट्ठी हुई है। हमने कोशिश की है कि हम ऐसे मसाइल से 2-4 ना हों, एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से गिरजा भी उनको बना कर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम आगे से और इकट्ठे होकर चलें, ऐसे वाक़यात से बच सकें। फरियाल इजाज के हम मजहब नहीं, लेकिन दहाइयों से उनके हमसाए ज़रूर हैं। ये गांव कौमियत की एक छोटी सी मिसाल है, जहां पाकिस्तानियों की शहरियत मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बुनियादों पर नहीं बांटी जा रही, और यही बात यहाँ की अक़लियती आबादी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। ਜਦੋਂ ਦਾ मैं देखण ਡਿਆ ना, उदों ਦੇ ਅਸੀਂ रल मिल के सारे एक जगह एक थां इकट्ठे रह रहे हैं। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ बदसलूकी नहीं, कोई सारे ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक दूजे ਨਾਲ ਅਸੀਂ प्यार मुहब्बत रहते हैं। एक दूजे ਦੀਆਂ शादियां 'ਚ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, खुशी 'ਚ, गमी 'ਚ हर ਥਾਂ ਅਸੀਂ शरीक हो रहे हैं। गोजरे वाला जी ਜਿਹੜਾ वाक़या होया ना, ऐसा वक्त खुदा ना लाए बार बार के ना खुदा ना वक्त लाए बुरा। ये गांव गोजरा के करीब है, जहां 2009 में मसीही बरादरी के खिलाफ मुश्तल हजूम के हमलों के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए और उनके घरों और गिरजाघरों को तबाह कर दिया गया। यहाँ के लोगों की यादें माजी के खून खराबे से छलनी हैं, लेकिन वो पुरज़्म हैं कि इज्तिमाई इम्तियाजी सलूक पर इनफरादी खलूस हावी हो सकता है। इस गांव में, छोटे से गांव में, मुसलमान बरादरी की तरफ से चर्च के लिए कंट्रीब्यूशन देना एक बहुत बड़ी अहम बात है। अगर आग लगाने वाले हैं तो बुझाने वाले भी हैं। वाह, पादरी साहब ने क्या बात की, अगर आग लगाने वाले हैं तो बुझाने वाले भी। तो ये थी सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। आप कुछ फरमाएंगे जी, किस तरह की चीज़ है? सर बहुत, तो मैं तो उनके बाद मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यही हमें सीखना है कि आग लगानी नहीं है, आग बुझानी है, वही है ना, मोहब्बत करनी है, नफरत नहीं करनी। मगर ये किस किस को एक एक घर जा कर के ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे वाक़या हो, लेकिन कौन जरार कौन करेगा ना? कर रहे हैं ना सर, दिखाया है, हो सकता है कोई इससे इंस्पायर हो जाए। अब हम हाथ पे हाथ रखेंगे, अच्छा कुछ नहीं होना तो फिर तो कुछ नहीं होना ना। अभी थोड़ा सा वक्त है, अगर आपके पास इस तरह मेरे पास है एक्चुअली। ये जो बात थी ना, अब इसमें जो सेंट्रल थीम क्या है कि वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है। जब दूरियां पैदा होती हैं तो फिर जाहिर है नफरतें पैदा होती हैं। आप एक दूसरे को जान नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप एक दूसरे के बारे में कुछ भी यकीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल US में
आजकल जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, खासतौर में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के बाद, इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को आने नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे जूस हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मज़हब के नाम पे स्पेशली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है शोल्डर टू शोल्डर, जो एक कोलिशन है जिसके अंदर चर्चेस भी हैं, जिसके अंदर सिनेगॉग्स भी हैं, जिसके अंदर मसाजिद भी हैं, और वो मिलकर एक तो दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टीज़ को उन्होंने लिखा है कि भाई आप एक्सप्लिसिटली ऑफिशियली रिजेक्ट करें इस्लामोफोबिया को, मज़हब की बुनियाद पर लोगों से डिस्क्रिमिनेट करना, आप इसके खिलाफ लॉज लाएं। और फिर ये तो चलो एक लेजिस्लेटिव बात होगी ना, आप बात करते हैं कि माशरे में क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम मिलेंगे नहीं, साथ नहीं बैठेंगे, हम एक दूसरे को जान कैसे सकेंगे। तो एक और वहाँ पे मुहिम शुरू हुई है कॉल्ड 7th फास्ट, माह रमज़ान में, कि वहाँ पर अगर बेशक आप क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या जो भी हो, तो आप मिलकर चर्चेज़ में और सिनेगॉग्स में इफ्तार पार्टीज होस्ट हो रही होती हैं। वहाँ पर आप प्लेज भी कर सकते हो कि जी मैं इस दिन पर रोज़ा रखूँगा विदाउट बीइंग अ मुस्लिम, और मैं इतने पैसे चैरिटी को डोनेट करूँगा इसी फंडिंग के लिए। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है शोल्डर टू शोल्डर, जो बाकायदा जैसे ये एंटी इस्लाम रैलीज होती हैं, तो वहाँ पर वो प्रो टॉलरेंस बैनर्स लाकर प्रेजेंट करते हैं, तीनों मज़ाहिब के लोग। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक देखिए, अब ये चीजें है ना, सॉरी आपने बात की ना कि यार देखो, आग लगाने, आग की खबर हमेशा चलेगी, आग बुझाने वालों की खबर बहुत कम चलती है। मैंने कल देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो बैठ करके मुसलमानों के साथ अफ्तारी कर रहा है। यार हमारे कभी किसी वजीर आजम ने या इस तरह कर होली में गया था वो, दैट इज़ ऑल, लेकिन हमारे माशरे में तो ये चीज़ है ना कि गैर मुल्कियों के साथ खाना नहीं खाना, गैर मुस्लिमों के साथ, ये वो सारा वो उसकी दूसरी शक्ल भी तो है ना, जो आपने अभी इस रिपोर्ट में देखी है। माय पॉइंट इज कि देखो, पॉलिटिशियंस को छोड़ दो, जस्टिन ट्रूडो ने अपने दिल से किया या पॉलिटिकल गेन के लिए किया, वो एक अलग बात है। मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है जो आम शहरी करते हैं, जो आम लोग करते हैं, ठीक है, विदाउट पॉलिटिकल गेन, विदाउट के इतनी मुझे इस कम्युनिटी से वोट मिलेंगे, इतनी सीटें बन जाएंगी, वो भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, लेकिन जो सिटीजन पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होती है और बहुत चीजें होती है, लेकिन जो आम शहरी करते हैं ना यार, मेरे लिए वो उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा है। ये बात तो है, वो आम शहरी प्रोफेशनल नहीं होता, आम शहरी सियासी एजेंडा नहीं होता, अगर वो करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट दिल से करता है ना सर, एंड दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तो जनाब, आज का प्रोग्राम यहीं तक, कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हम तीनों को। खुदा हाफिज़।